नमस्कार साथियों, मैं सुभाष गोदारा एक बार फिर नए वीडियो के साथ। साथियों, आज का अपना वीडियो रहेगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का कालक्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। भारत में सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता का उदय हुआ जो वैदिक सभ्यता कहलाई। यह सिंधु सभ्यता से कुछ विपरीत थी। वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था और यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी और उसका समाज था वो मातृसत्तात्मक था। वैदिक सभ्यता के अंदर संयुक्त परिवार की प्रथा थी और इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था और गौण व्यवसाय था वो कृषि था। इस सभ्यता की जानकारी है वो वेदों से मिलती है, इस कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इस कारण इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता। आर्य कोई जाति या प्रजाति नहीं है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, अभिजात लोगों को आर्य कहा जाता था। आर्यों के निवास स्थान के बारे में अनेक इतिहासकारों के अंदर मतभेद आते हैं। सबसे पहले बात करें अपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो तिब्बत बताया। वहीं बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्यों का मूल निवास स्थान था वो उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश बताया। डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। ऋग्वेद के अंदर भी आर्यों का मूल निवास स्थान है वो सप्त सैंधव प्रदेश को ही माना गया है, भारतीय मूल के ही माना गया है। जर्मनी इतिहासकार मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया को माना है और अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो इस मत से सहमत है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। इसका सबसे बड़ा जो कारण माना गया है वो ये माना गया है कि वैदिक साहित्य का सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद की अनेक बातें हैं जो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ आता है जैन अवेस्ता, इससे मिलती है, इस कारण इस संबंध को जोड़ा गया है। और दूसरा जो कारण आता है वो ये है कि मध्य एशिया के अंदर एक स्थान है बोगजगोई, जहां से 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है जिसमें 4 भारतीय देवताओं भगवान इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के नामों का उल्लेख किया गया है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था और मैक्स मुलर को वेदों का पंडित भी कहा गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो माना गया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक सभ्यता का कालक्रम माना गया है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस सभ्यता की जानकारी वेदों से मिलती है और वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान या पवित्रता। वेदों को अपौरुषीय कहा गया है क्योंकि इनकी रचना है वो मनुष्य द्वारा नहीं की गई थी। वेदों को श्रुति भी कहा गया है क्योंकि गुरुकुल के अंदर ऋषियों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इन्हें मौखिक रूप से सुनकर पहुंचाया जाता था, इस कारण इसे श्रुति भी कहा गया है। वेदों की जो संख्या है वो है 4। पहला आता है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। जिस काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई वो समय कहलाया पूर्व वैदिक काल, जो अपना माना गया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और ऋग्वेद के अलावा जिन वेदों की रचना हुई अन्य 3 वेदों की वो समय कहलाया उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल के बारे में या ऋग्वेदिक काल के बारे में। पूर्व वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई। यह भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है और सबसे बड़ा भी है। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त माने गए हैं। इसकी रचना है वो छंदों में हुई है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसके अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद का दूसरा व 7वां जो मंडल है वो सबसे प्राचीन माना गया है। ऋग्वेद के चौथे मंडल से कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है और ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है
वो वरुण देवता को समर्पित है और इसमें एक राजनीतिक घटना की जानकारी मिलती है। इस मंडल के अंदर दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है जो पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, वर्तमान की रावी नदी के किनारे। यह युद्ध पुरोहित की गद्दी के लिए हुआ था। गुरु विशिष्ट और गुरु विश्वामित्र, गुरु विशिष्ट की जो सहायता थी वो भरत जन के राजा सुदास कर रहे थे और गुरु विश्वामित्र की जो सहायता थी वो 10 राज्यों की सेना कर रही थी। इसमें गुरु विशिष्ट विजयी हुए। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल और पुरुष सूक्त से समाज के चौथे वर्ण की जानकारी मिलती है, शूद्र की। समाज था वो 4 वर्णों में बंटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों की जो उत्पत्ति थी वो परम पुरुष से मानी गई थी। परम पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति और जांघों से वैश्य की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो कर्म पर आधारित थी, यह जन्म पर आधारित नहीं थी। व्यक्ति जो कर्म करता था, जो कार्य करता था, उसे उसी वर्ण के अंदर रखा जाता था या माना जाता था। ऋग्वेद में हिमालय व इसकी चोटी मुंजवत का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार था वो पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक, उत्तर में हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक था। ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख नदी थी वो सिंधु थी। दूसरी सबसे प्रमुख व महत्वपूर्ण और पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। इसे ऋग्वेद में नदी तमा भी कहा गया है। नदियों की प्रमुख है वो सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेदिक कालीन नदी सूक्त के अंदर कुछ नदियों के प्राचीन नामों का उल्लेख किया गया है जिसमें सतलज को सतुद्री, रावी को पुरुषनी, व्यास को विपाशा, झेलम को वितिस्ता, चिनाब को अस्किनी और काबुल को कुंभा। अब ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन व आर्थिक जीवन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। राम राम।